हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं लव सॉन्ग के लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो की फैमिली जान की फैमिली से मिलने के लिए गया था। अब आगे की स्टोरी। इबो की फैमिली जान की फैमिली के यहाँ पर और 3 दिन रहते हैं। वो लोग बहुत मज़ा करते हैं। बस इबो के मॉम को छोड़कर वो अभी भी उसी तरह स्टबर्न थे। जैसे ही वो पेचिंग वापस आते हैं, इबो के डैड कहते हैं तुम्हें 2 हफ्तों की छुट्टी दी जाती है, क्योंकि वो लोग न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ स्ट्रक्चरल काम करने वाले थे, जिसे जहान के कंसल्ट करने पर एक न्यू डिवाइस वहाँ पर इंस्टॉल होने वाला था। अब जहान और इबो डिसाइड करने लगते हैं कि वो कहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे। वो उनके मन में तो बहुत सारे प्लेस आता है, मगर वो फाइनली यूरोप जाने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। वो लोग इटली जाएंगे, उसके बाद लास वेगास पर 2 नाइट स्पेंड करके वो वापस आ जाएंगे। जब वो अपना सूटकेस पैक कर ही रहा था कि जान क्विकली अपनी पैकिंग करके वो इटली के स्मॉल टाउन पर एक रूम बुक कर लेता है, जो एक स्मॉल बीच हाउस था। वो लोग अब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो लोग फ्लाइट पर बैठे हुए थे, वहीं पर 2 छोटे बच्चे जो दोनों ट्विंस थे, वो लगभग 7 साल के होंगे, वो वहाँ पर बस दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, जिससे और पैसेंजर बहुत ज़्यादा अनोइंग फील कर रहे थे। जब भी उनके पेरेंट्स को उनके बारे में कहा जाता था, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहे थे। उसी बीच एक बच्चा नीचे गिरकर उसके मुंह से खून निकलने लगता है और दूसरा बच्चा उसके ऊपर गिरने की वजह से उसकी दांत ही टूट जाता है। अब वो उसके पेरेंट्स डॉक्टर को ढूंढने लगते हैं। अब जान और इबो अनोन से एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर आंसर देते हुए उस बच्चे की ट्रीटमेंट करने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों इटली में लैंड करते हैं, वो एक कार रेंट में लेकर स्मॉल टाउन की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर पहले से ही लैंडलॉर्ड उनका वेट कर रहा था। वो उन्हें अपना की दे देता है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो विलेज घूमने के लिए जाएंगे। वो वहाँ से कुछ फूड और ड्रिंक, कुछ सनस्क्रीन और कुछ इमरजेंसी मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। अब शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था। वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर बीच पर घूमने के लिए चले जाते हैं। वो वहाँ पर कोई स्विमिंग या फिर कुछ करने वाले नहीं थे, मगर वो दोनों बस पानी में खेलते हुए वो दोनों पूरी तरह भीग गए थे। जैसे ही पूरी तरह सनसेट हो जाता है, अब वो अपने बीच हाउस पर आ जाते हैं और शावर लेने के बाद कुछ खाना खाने के बाद बरामदा में बैठकर दोनों एक ही ब्लैंकेट से कवर होते हुए वहाँ की खूबसूरत नज़ारों को बस देखने लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा शांत और रिलैक्स था। मिडनाइट को जैसे ही वो दोनों पूरी तरह टायर्ड हो जाते हैं, तो सोने के लिए अपने रूम में आ जाते हैं। इबो जान को गले लगाते हुए उसके पास हो जाता है, मगर सडनली जान इबो के सर को अपनी तरफ करते हुए उसके चेस्ट पर किस करता है। जान के इसी सडन एक्शन से इबो की बेली में गूज़बम्प आ जाता है। उसकी हार्ट बहुत जोर से रेस करने लगता है। इबो भी जान की तरफ देखकर वो अपने दोनों हाथों से जान के चेस्ट को पकड़कर पहले टेंडरली किस करने लगता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगता है। इबो लिप्स पर किस करते हुए वो जान के नेक और शोल्डर पर किस करने लगता है। उन दोनों को पता था ये उन दोनों की फर्स्ट नाइट था। पहले वो दोनों एक साथ सोते थे, वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे, मगर उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये उनका पहली बार था। जान इबो की तरफ देखते हुए कहता है, इबो क्या हजरत हम लोग करें? इबो नोट करते हुए हैप्पीली उसे किस करने लगता है। ये उन दोनों का फर्स्ट नाइट था, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन दोनों का सारा टेंशन, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस जैसे कहीं पर गायब ही हो गया था। बस वो दोनों पैशनेटली लॉस्ट और प्यार से एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करने लगते हैं। अब वो इबो के लैब पर जान बैठा हुआ था। वो दोनों बड़ी जोर से सांसें ले रहे थे। उनकी दिल की धड़कन जैसे क्रेजी की तरह धड़क रहा था। जान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सेकंड राउंड करे? अब वो दोनों रात भर जग नहीं सोते जब तक वो दोनों पूरी तरह थक नहीं जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दोनों हर दिन बीच पर टाइम स्पेंड करते हैं। किस तरह टाइम बीतते जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता।
आज उन्हें इटली से जाना पड़ेगा। वो फिर से अपना बैग पैक करते हुए वो जाने लगते हैं। उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया था कि वो 2 दिन लास वेगास में रहेंगे, इसीलिए वो वहाँ पर जाने लगते हैं। वो लोग अब वेगास पर पहुँच चुके थे। एक होटल रूम बुक करके वहाँ पर रहते हैं और फर्स्ट इवनिंग को वो लोग कैसीनो और क्लब पर घूमने के लिए जाते हैं। सुबह के 5 बजे वो अपने होटल रूम में आकर वहीं पर 4 घंटा सोने के बाद फिर से वो लोग लंच करके स्ट्रीट पर घूमने के लिए चले जाते हैं। वो एक वेडिंग चैपल के सामने खड़े हुए थे। जैन और ईपो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ईपो सडनली कहता है कि हम लोग शादी कर ले। जहान तो पहले पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो अपनी आंखें को रोल करते हुए कहता है, क्या ये प्रपोजल है? जब ईपो उनमें सोचता है इसने ना भी तो नहीं कहा, इसीलिए वो घुटनों पर बैठकर रोमांटिकली जान को प्रपोज करना चाहता था और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था कि वो उसे कितना प्यार करता है और वो उसे शादी क्यों करना चाहता है। मगर जान उसके हाथ को पकड़ लेता है और सडनली बड़ी जोर से हंसते हुए कहता है, तो फिर वेट किसके लिए कर रहे हैं, चलो शादी कर लेते हैं। अब वो दोनों वेडिंग के लिए ड्रेस चूज करने लगते हैं। वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स और ज्वेलरी शॉप से 2 वेडिंग रिंग्स, जो गोल्डन का एक सिंपल सा रिंग था जो बस सिंबल कर रहा था उन दोनों को प्यार को, जो एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। अब वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब उसके बाद वो लोग म्यूजियम घूमने जाते हैं। उसके बाद अपने होटल रूम आकर फर्स्ट वेडिंग नाइट को पूरी तरह सेलिब्रेट करते हैं। अब अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फैमिली को इस वेडिंग के बारे में कुछ दिन बाद बताएंगे। मगर सब कुछ उल्टा हो जाता है। जैसे ही वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, जान अपने डैड को कॉल करके पहले से ही कह दिया था कि एक ड्राइवर भेजने के लिए। वो ड्राइवर उन दोनों को देखते ही उन दोनों की शादी के लिए कांग्रेचुलेट करने लगता है। वो दोनों के फेस पूरी तरह रेड हो जाते हैं कि वो बात सीक्रेट नहीं रख सकते। जैसे ही वो जान के फैमिली के घर में पहुंचते हैं तो वो दोनों पूरी तरह सरप्राइज थे, क्योंकि वो के पेरेंट्स, यहाँ तक उसके ब्रदर भी वहाँ पर आ गए थे और वो लोग ईजन की शादी की बातें भी डिसाइड करने लगते हैं। जान तो बड़े जोर से कप करने लगता है। जान की सिस्टर भी सडनली चिल्लाते हुए कहते हैं, हम लोग लेट हो गए, वो दोनों ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, देखो उनके रिंग्स हो। सभी उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होते हैं, मगर वो लोग खुश थे, बस ईवो के मदर को छोड़कर, क्योंकि वो इसकी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और ईवो के ब्रदर भी सडनली खड़ा होते हुए वो भी अपना बड़ा सा सीक्रेट खोल देते हैं कि वो इमली से 9 मंथ पहले ही डिवोर्स ले चुका है और वो भी दूसरे मैन के साथ खुश है। और मैं भी एक से प्यार करता हूँ जिसका नाम जाओ मैंग है। वो पेडिट्रिशियन है, वो बस 29 साल का है। हम लोग 2 महीने पहले ही शादी कर चुके हैं। इब्बू के फादर तो पूरी तरह स्पेसलेस हो जाते हैं। 10 मिनट तक तो वो पूरी तरह स्पेसलेस हो जाते हैं। मगर बस इब्बू के मदर थे जो बस कंप्लेन कर रहे थे कि तुम इस तरह कैसे शादी कर सकते हो, तुम्हारे वाइफ को तो हमने कभी मिले भी नहीं है। और फिर जान और इब्बू की शादी, वो भी उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। इब्बू के मदर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, मगर सडनली इब्बू के डैड उसके मामा पर चिल्लाते हुए उसे चुप कराते हुए कहता है, ये कोई बात नहीं कि उनके बेटे किससे शादी की, बस ये मायने रखता है कि वो दोनों खुश है। मैंने पहले ही गलती कर दी थी कि हाईकॉन को फोर्सफुली इमली से शादी करवा के, जो वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, जिससे देखकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। मगर अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो अपनी लाइफ में अपने लिए एक अच्छे पार्टनर ढूंढ पाया, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं ईपो के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा खुश है अपने प्यार को ढूंढकर, जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ खुशी रह सके। और अपने दोनों बेटे की तरफ देखते हुए कहते हैं, मगर ये शादी से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं प्रॉपर वेडिंग चाहता हूँ जो 4 महीने बाद मैं कनाडा में करने वाला हूँ। और ये वेडिंग डबल वेडिंग होगा, जहाँ पर मेरे सारे रिलेटिव
फ्रेंड्स और हमारे फैमिली भी सभी आएंगे। जैसे ही ईपो की फैमिली सभी अपने स्टेट पर पहुंचते हैं बीजिंग में, ईपो के डैड उसके मदर को डिवोर्स दे देते हैं। वो दोनों इस बात पर एग्री थे, मगर ये बहुत ज़्यादा क्विकली हो गया था। इसीलिए ईपो के मदर ईपो के डैड के अपार्टमेंट को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और वो इस डबल वेडिंग को अटेंड करने में मना कर देते हैं। पहले रीज़न था कि उसके डैड इतनी जल्दी उसे क्यों डिवोर्स दी, और फिर हाईक्वान ने अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर इस डॉक्टर चाओ मेंग से क्यों शादी की, जिससे वो कभी भी नहीं मिले थे। वो इस शादी से भी राजी नहीं थे। ऊपर से चाओ जो 6 हफ्तों से प्रेग्नेंट था, ऊपर से वो ईजान की मैरिज को तो वो पहले से ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए ईबो के डैड ईबो की मदर को ऊपर आर्म से पकड़कर उन्हें अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देते हैं। ईबो की मदर को लगा था कि इस हालत पर उनके पेरेंट्स और उनके सिबलिंग उन्हें सपोर्ट करेंगे, मगर ईबो के ग्रैंड मदर उस पर नाराज़ होते हुए कहते हैं, तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि अपने माँ का प्यार बच्चों को देने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनकी डिसीजन को रेस्पेक्ट करने के लिए, मगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मगर अभी भी ईबो के मदर बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, वो उनकी बात नहीं मानते। बाय द वे, जान और ईबो फिर से प्लानिंग करते हैं कि वो अपनी हनीमून के लिए इटली जाएंगे। वहीं लिटिल बीच पर वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे। हाईक्वान जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो ठाठ बांधने वाला है। अब ईबो और जान की शादी को 6 महीने बीत चुके थे। अब वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वो लोग अपना अपार्टमेंट छोड़कर एक छोटा सा घर खरीदा था, जिसमें छोटा सा गार्डन और एक स्विमिंग पूल था। वो दोनों साथ में ही क्लीनिंग जाया करते थे। ईबो हमेशा जान को ऑपरेशन में हेल्प करता था। अब ईबो ने डिसाइड किया था कि वो भी न्यूरोसर्जन बनेगा, इसीलिए जान उसका ट्रेनर था, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। मगर फॉर्चुनेटली ईबो बहुत ज़्यादा क्विकली लर्नर था, इसीलिए जान उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था। वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। जब उन लोगों का कोई काम नहीं होता था, वो लोग अपना स्टडी करते थे, नहीं तो अपने बैंड के साथ बहुत रिहर्सल करा करते थे। जान भी उनके साथ हमेशा रहता था। वो लोग 1 साल पहले मिले थे। जान ने एक बार कहा था कि जब वो पहली बार ईबो को स्टेज पर देखा था, उससे पहली नज़र का प्यार हो गया था। इसी वजह से वो उसके साथ क्लिनिक में काम करने के लिए भी एग्री हो गया था, जिससे वो ईबो को अच्छी तरीके से जान सके और वो ईबो के आसपास रह सके। और 3 हफ्ते पहले ही हाईक्वान जो ठाठ बना था, वो इतना खुश था कि 100 से भी ज़्यादा अपने बेटे की फ़ोटो खींचते हुए जान और ईबो को हमेशा सेंड किया करता था। जब ईजान उन लोगों को मिलने के लिए क्लिनिक गए थे, अपनी नीपू से मिलने के लिए, हाईक्वान अपनी वाइफ की बहुत प्यार से केयर कर रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, जिसे देखकर भी ईबो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके भाई फाइनली बहुत ज़्यादा खुश है। और ईबो के डैड भी फिर से किसी को डेट करने लगे थे, जो एक डेंटिस्ट थी, जो बहुत ज़्यादा नाइस थे। कौन जानता है, मे भी बहुत जल्द ईबो को एक स्टेप मदर मिलने वाला है। ईबो के डैड उसके मदर को डिवोर्स देने के बाद वो पूरी तरह चेंज हो गए थे। अब वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल, खुशी से और एंजॉय से अपनी लाइफ बिता रहे थे। ईबो के मदर भी अपने दोनों बेटे की शादी को फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, इससे वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे। आज रात ईबो और उसके सारे बैंड मेंबर्स सभी परफॉर्मेंस करने वाले थे। जान अब स्टेज पर नहीं था, वो अभी भी बार के पास खड़े होकर बस उन लोगों की तरफ देख रहा था। आज रात ईबो अपना सेकंड लव सॉन्ग गाने वाला था, जिसका नाम माई एंडलेस लव था। दूसरी तरफ संज्ञान और हुसुक ने भी शादी कर चुके थे। वो लोग आज पार्टी दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी ड्रीम हाउस खरीदा था। जब वो लोग बैठकर पार्टी कर रहे थे कि उसी समय एक फैमिलियर पर्सन आकर उनके पास आकर बैठ जाता है। वो लड़की जो से पहले ईबो को फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो अपने हाथों को ईबो के शोल्डर पर रखते हुए उससे बात करने लगता है। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैं तुम्हारी आंखों में क्लियरली देख सकता हूँ कि तुम मुझे अनड्रेसिंग देखना चाहते हो, तुम मुझे चाहते हो। चलो एक ड्रिंक करते हैं और साथ में हम लोग नाइट स्पेंड करते हैं।
जहान सडनली उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम उसके ऊपर से हाथ उठाओ। पर लड़के कहती है, ऐसा भला क्यों? जहान अपने हाथों पे रिंग दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं इसे डेकोरेशन के लिए पहना हुआ हूँ? और ईपो के हाथ पे दिखाते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो कि ये मेरा हस्बैंड है। वो लड़की फिर से हंसते हुए कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ईपो सडनली खड़े होकर जहान को पकड़कर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। ये मेरा हस्बैंड है, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी भी चीट नहीं करने वाला। मैं कभी भी और किसी के वजह से भी हम दोनों की ब्रेकअप नहीं होने वाला। जहान भी बहुत ज़्यादा खुश था। वो ईपो की चीज़ पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू टू माई डियर हस्बैंड। वो लड़के वहाँ से गुस्से से चला जाता है और ईपो और जहान एक दूसरे की तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल देते हैं। ईपो ने डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने प्यार को इस लव सॉन्ग से ही वो जहान तक एक्सप्रेस कर पाएगा। जब भी ईपो इस सॉन्ग गाकर जहान को अपनी फीलिंग कन्फेस करता था तब उसे लगता था कि वो जहान से डायरेक्टली बातें कर रहा है, रोमांटिक वे से वो उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा है। अब वो अपने थर्ड सॉन्ग के लिए भी पहले से ही रेडी था। वो उसे अपनी फीलिंग हमेशा इस लव सॉन्ग से ही एक्सप्रेस करेगा। इसी हापी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।